है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ये लेसन है ना, ये शुरू होता है, बिगिनिंग इसकी ये है कि अल्सास और लॉरेन के नाम से जो कॉलोनी है, वो जर्मन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कैप्चर कर ली है। अब उन्होंने क्या ऑर्डर दिए हैं कि यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो यहीं से डिस्क्राइब करी गई है स्टोरी, और जो नैरेटर है वो फ्रांस नाम का एक बच्चा है, वही स्टोरी बता रहा है। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है ये, ठीक है। आई करके वो स्टार्ट करता है कहानी को कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। तो अब वो क्या कहता है कि मैंने जो स्कूल जाने के लिए मैंने काफ़ी लेट शुरू करा था, और मुझे डर लग रहा था कि जो एम हेमिल इनके टीचर हैं, इन्होंने इन्हें एक लेसन दिया था पार्टिसिपल्स पे, वो उसने अच्छे से याद नहीं करा। बाहर का माहौल वो देखता है कि जो डे है वो वार्म है, सनी है और बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, और उसका मन है कि वो क्लास को स्किप करके वो क्या करे, यहाँ पर खेलता चला जाए। लेकिन फाइनली उसे स्कूल जाना पड़ता है। जब वो स्कूल पहुँचता है तो जहाँ बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, और वो कुछ न्यूज़ वगैरह वहीं पर आती है, वो पढ़ रहे हैं। अब वो इन्हें इग्नोर करके क्लास में पहुँच जाता है। उसे लगता है कि क्लास में क्या होगा, कमोशन होगा, शोरगुल होगा। लेकिन जब वो क्लास में आता है, तो वहाँ पर क्या है, हसल एंड बसल वाज़ मिसिंग, मतलब कि जो जनरली क्लास में शोरगुल होता था, वो नहीं हो रहा है। नो साउंड्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क की पहले खुलने की और बंद होने की आवाज़ें आती थी, वो भी मिसिंग है। और दूसरी चीज़ जो सरप्राइज़िंगली ये क्लास में एंटर होने के बाद देखता है कि जो एम हेमेल है ना, वो इसे कुछ भी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं, फ्रांस आ जाओ और अपने लेसन पे कॉन्संट्रेट करो। मतलब ही वाज़ एक्सपेक्टिंग दैट मिस्टर हेमेल वुड स्कोल्ड हिम, बट सरप्राइजिंगली वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। अब क्या होता है कि वो क्लास में एंटर करता है और देखता है कि एम हेमिल जो है, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, जो जनरली वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे या स्पेशल डेज़ पे पहना करते थे। फ्रिल्ड शर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, ग्रीन कलर का कोट है, और एक ब्लैक कैप पहन रखी है सिल्क की। ये मैंने लिख भी दिया है कि वो ही यूज्ड टू वियर देम ऑन स्पेशल डेज़। यूज्ड टू का मतलब हो गया पास्ट में हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए यूज्ड टू लगा है, ठीक है? ही यूज्ड टू, या ही वुड वियर, या ही वोर, ठीक है? ये लिख सकते हैं। अब देखो, फ्रांस जैसे मैंने आपको बता दिया, वो लेट है स्कूल के लिए, उसे डर लग रहा है कि पनिशमेंट होगी, लेकिन कुछ वो पनिश नहीं करते हैं, वो आते हैं और अपना क्लास में लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। क्लास में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको आ जाए कि भाई डिस्क्राइब करो क्लास का लास्ट डे कैसा था, तो आप उसके अंदर लिखना कि जनरली ये लोग क्लास में कभी प्रेजेंट नहीं होते थे। उसमें कौन है? ओल्ड हॉजर है, फॉर्मर मेयर है ना? 2 नाम है, आपने ये जो टाइटल है याद कर लिया, मेयर। पोस्टमास्टर है इसके अंदर। और जो हॉजर है ना, वो क्या लेकर आया है? एक प्राइमर लेकर आया है। प्राइमर होता है एक बुक जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना? प्राइमर कहते हैं उसे। और थंब एट द एजेस, इसका मतलब ये होगा, थंब का मतलब होता है जैसे किताब वगैरह को हम बार-बार यूज़ करते हैं या उसे खोलते बंद करते हैं ना, उसपे जो वेयर एंड टियर हो जाता है, ठीक है? खराब हो जाती है, तो थंब एट द एजेस कहेंगे उसे हम। अब जो एम हेमेल है ना, ही ब्रोक द न्यूज़। देखो, ब्रोक द न्यूज़ का मतलब होता है कोई बुरी खबर देना किसी को, ठीक है? हम ये भी कर सकते थे, ही टोल्ड द क्लास, उन्होंने क्लास को बताया, हमने ब्रोक द न्यूज़ कहा है, ठीक है? अब ब्रेक से ही आप ये भी देख लो कि जैसे ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन का होता है किसी चीज़ का खराब हो जाना, या रोने को भी कहते हैं, ठीक है? जैसे ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, या माय कार ब्रोक डाउन, ये ब्रेक का पास्ट हो जाएगा। तो आप ये याद रखना, ब्रोक द न्यूज़। क्या न्यूज़ दी है कि फ्रेंच जो है अब नहीं पढ़ाई जाएगी, वुड नॉट बी टॉट, ये पैसिव वॉइस में है ये वाला, ठीक है? अब जर्मन पढ़ी जाएगी। क्लास के अंदर क्या कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन, है ना? फ्रेंच स्टॉप कर दी जाएगी। अब देखिए, जब ये खबर फ्रांस को मिलती है, वो क्या होता है, ही वाज़ ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। एक ही दम से ना वो शॉक्ड हो जाता है, और उसे बड़ा अफ़सोस होता है कि उसने अपने लेसन्स क्यों मिस करे थे। अब देखो, ही रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्न्ड हिज़ लेसन, इसका मतलब है उसे पछतावा हुआ कि उसने लेसन याद नहीं करे। ये पार्टिसिपल का रूल है, इसमें ना हैव के साथ हैविंग, और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाइएगा आप, ठीक है? जैसे आप कह सकते हो, हैविंग रियलाइज़ हिज़ मिस्टेक, ही अपोलोजाइज़, मतलब ही अपोलोजाइज़ आफ्टर रियलाइज़िंग हिज़ मिस्टेक। तो एक तरीका है इसे भी बस इंट्रोड्यूस करने का, इसी बहाने आप अपने आंसर में ये वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो। सो ही रिग्रेटेड, है ना? नॉट हैविंग बीन अटेंटिव, ऐसे भी कह सकते हो। सो ही वांटेड टू लर्न एवरीथिंग, अब वो सारी भाषा को याद करना चाहता था, मतलब पूरी फ्रेंच को वो लर्न करना चाहता था, सारे पार्टिसिपल्स के रूल जो वो जिन्हें वो हेट करता था। ऑल ऑफ अ सडन ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर दिस लैंग्वेज, है ना? ही DEVELOPED, डेवलप्ड अ फॉन्डनेस, है ना? फॉन्डनेस का मतलब है उसे लगाव सा आ गया अपनी भाषा से।
ही फेल्ट सॉरी, है ना? मिस्टर हैमिल के लिए। मिस्टर हैमिल यहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना? 40 इयर्स, इट हैज़ बीन 40 इयर्स। अगर प्रेज़ेंट में बोलेंगे, पास्ट में आपकी बुक में लिखा हुआ है ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 इयर्स। हैड बीन इसलिए लगाया क्योंकि कहानी ऑलरेडी पास्ट में है, तो जब से वो पढ़ा रहे थे। अब खैर मिस्टर हैमिल ने फिर जब क्लास में वो बैठ गए, तो मिस्टर हैमिल क्या बोलते हैं बच्चों से कि बच्चों, मैं भी अपने आप को इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको पढ़ाई कराने के बजाय क्या करते हैं, वो मिल्स पे भेज देते हैं काम करने के लिए। और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज़ मैंने क्या करा था, मैं बोलता था कि मेरे गार्डन में जाओ और ट्रीज़ को वाटर करो, ठीक है? तो मैंने भी मतलब मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ इस प्लाइट के लिए कि आपने याद नहीं करा। प्लाइट का मतलब होता है किसी की, मतलब जैसे हालत के लिए, है ना, प्लाइट के लिए। या आप कह सकते हैं कि मैंने फिर मिस्टर हैमिल कहते हैं कि भाई मैं आपको कभी-कभार आपके लेसन स्किप करके मैं कहाँ जाता था? फिशिंग जाता था, ठीक है? आई वेंट फिशिंग। आई वेंट फिशिंग। अच्छा देखो, आई वेंट टू फिशिंग नहीं बोलेंगे, वैसे ही हम बोलेंगे आई वेंट शॉपिंग। आई वेंट टू शॉपिंग नहीं बोलेंगे, इससे पहले ना हमें प्रीपोज़िशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत होता है ऐसे बोलना, आई वेंट फॉर शॉपिंग, है ना? आप बोलिए सिंपली आई वेंट शॉपिंग, ओके? आई वेंट फिशिंग, तो वो बताते हैं मैं फिशिंग करने जाता था, तो जब भी मैं आपकी क्लास को स्किप कर दिया करता था। सो यहाँ पर जो एम हिमेल हैं, ही होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि मैं बच्चों को सही से नहीं सिखा पाया। तो उनकी एक पर्सनैलिटी हमें नज़र आ रही है कि मतलब जो पैट्रियोटिज़्म है या नेशनलिज़्म है ना, उनके दिल में बिल्कुल भरा हुआ है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि जो फ्रेंच है ना, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। देखो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है? सो हम कहेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे आंसर में लिखना हो ना, तो द क्लियरेस्ट लिखना, क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है। जैसे क्लियर बोला, है ना? ये पॉजिटिव है, क्लियरर, फिर क्लियरेस्ट हो गया, ठीक है? और क्या है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा फ्रेंच है, ये बोलते हैं वो। तो अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए किसी को भी। उनका मानना ये है कि अगर हमें कोई कैद भी कर दे, वो ऐसा है जैसे कि हमारे पास अपनी फ्रीडम की चाबी है। मतलब इवन इफ वी आर एन्स्लेव्ड, सो इट इज़ एज़ इफ वी हैव अ की, कि हम वहाँ से फ्री हो जाएँगे। तो एन्स्लेव का मतलब होता है जब हमें कोई कैद कर ले, ठीक है? जैसे स्लेव होता है, दास को कहते हैं, एन्स्लेव्ड ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये उनके व्यूज़ हैं। सो हम देख सकते हैं कि मतलब ही इज़ वोकल अबाउट हिज़ लैंग्वेज, जो अपनी लैंग्वेज को वो डिफेंड करते हैं और बताते हैं कि इसलिए ना जो फ्रेंच है सबसे अच्छी भाषाओं में एक है। अब देखो लास्ट सीन ये इम्पोर्टेंट है, ये ना मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ऐसे ही लिखा है, इसमें कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो, जब 12 बज गए, तो क्या हुआ, एंजेलिस, एंजेलिस का मतलब प्रेयर जो होती है ना, मतलब चर्च में। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, है ना? तो मतलब घंटी की आवाज़ आ गई वहाँ से और ड्रिल की आवाज़ आ रही है उनके। और जो एम हेमल हैं, वो स्टूड अप हो जाते हैं वेरी पेल इन हिज चेयर, और वो अपनी चेयर में जब वो देखता है तो वो उधर पेल नज़र आते हैं, मतलब नर्वस, पीलापन के चेहरे पे है, मतलब कि ऑफ कोर्स ही इज़ डिजेक्टेड एंड सैड। अब ये डिजेक्टेड जो वर्ड है ना, सैड के लिए है, मतलब ही वाज़ डिजेक्टेड, मतलब कि ऐसे थे बिल्कुल होपलेस हो गए थे, या ही वाज़ सैड, है ना? जो एनवायरनमेंट था ना, क्लास का एटमॉस्फेयर है, हम कह सकते हैं सोलेम था, ठीक है? सोलेम का मतलब क्या होता है, सीरियस, है ना? अब कहते हैं माय फ्रेंड सेड टू ही सेड ही, देखिए आपने पढ़ा होगा कि लिखा होता है जनरली, ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है ना, ठीक है? तो ये ना ही सेड, ये सेड ही, ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करा है, ही से पहले मतलब वर्ब को पहले लगा लिया सब्जेक्ट से पहले, है ना? तो इट इज़ एज़ गुड एज़ सेइंग ही सेड, ओके? सेड ही की जगह आई, फिर ये एम डैश और एन डैश का इस्तेमाल करा है। इसका मतलब ये है, ये एन डैशेज़ जो इस्तेमाल होती है ना, ये इस्तेमाल होती हैं जब हमें कुछ पॉज़ लेना होता है कहते हुए एकदम से, मतलब अभी तो यहाँ क्लियर सी बात है कि उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है क्योंकि वो नर्वस है। तो अब वो कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, उन्होंने एक चॉक उठाई और वहाँ पर लिख दिया विवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना? फ्रांस हमेशा रहे। और वो वहाँ पर शांत हो जाते हैं और लोगों को वो बोल भी नहीं पाते। ही इज़ सो सैड दैट ही कुड नॉट इवन अटर अ वर्ड। वो क्या करते हैं, जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो ओल्ड हॉज़र वगैरह बैठे हैं, उन्हें सिर्फ इशारा करते हैं कि भाई आज के लिए जो लेसन है ना हमारा, हम वाइंड अप करते हैं, या लेट्स कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है? ये स्पोकन इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं, कॉल इट अ डे, ओके? किसी चीज़ को जैसे एंड करना, जैसे क्लास एंड हो रही है, ओके गाइस लेट्स कॉल इट अ डे, राइट? अब देखिए, अब ये समराइज़ करता है, ये क्या है, पोइग्नेंट, पोइग्नेंट का मतलब होता है सैड। पोइग्नेंट वर्ड आप अपने लिटरेचर में कैसे यूज़ कर सकते हो? जैसे मान लीजिए कोई आपने सैड सी पोएम पढ़ी, तो आप कह सकते हो दिस पोएम इज़ अ पोइग्नेंट
पोएम है ना, पोइग्नेंट अकाउंट, कोई स्टोरी पढ़ी तो आप बोल सकते हो दिस स्टोरी इज अ पोइग्नेंट अकाउंट ऑफ, यहाँ अकाउंट का मतलब है जब हम किसी चीज़ को कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई कहानी वगैरह, ठीक है? तो क्या है, फ्रेंच इन प्रूशियाज़ ने जब टेक ओवर कर लिया, मतलब जर्मनी ने फ्रेंच की को ये कॉलोनी बना लिया है। रिवीलिंग हाउ लैंग्वेज इज़ टाइड टू आइडेंटिटी, मतलब किस तरीके से हमारी भाषा ना हमारी आइडेंटिटी है, कल्चर है। हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर हमसे कोई अपनी भाषा छीन ले, है ना, कल्चर छीन ले। और जो हमने बता दिया आपको पहले, नैरेटर कौन है, वो हाँ फ्रेंज़ है, जो वो फ्रांस नाम का बच्चा है जो बता रहा है कि उसका मन तो नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन जब वो स्कूल जाता है उसे पता चलता है इसके बारे में, तो ही गेट्स इमोशनल। और थ्रू आउट द स्टोरी हम देखते हैं कि पैट्रियोटिज़्म की एक थीम चल रही है और लोग काफ़ी इमोशनल हैं क्योंकि उनकी भाषा उनसे छीनी जा रही है। अब देखो इसमें थीम्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब व्हेन यू राइट योर आंसर्स यू हैव टू बी ट्रू टू द टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट में लिखा है, लेकिन इसके अंदर आप अगर इंटरप्रेट करना चाहें ना, तो देखो लिंग्विस्टिक शोविनिज़्म, शोविनिज़्म का मतलब होता है डोमिनेंस, मतलब जैसे कोई अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाता है, वैसे ही है। मतलब अब इसमें शोविनिज़्म की क्या थीम है कि भई देखिए, जब जर्मनी ने अल्सास और लॉरेंट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, तो वो वहाँ के रिसोर्सेज़ एक्सप्लॉइट करते। देयर वाज़ नो नीड टू इम्पोज़ देयर ओन लैंग्वेज, जो कि जर्मन है, ठीक है? वैसे ही हेजेमनी का भी यही मतलब है, डोमिनेशन, मतलब जैसे ब्रिटिश ने हम पे रूल करा, तो हमने क्या करा, उन्होंने अपनी जो कल्चर है वो भी हम पे थोपा, है ना? भाषा भी हमें पढ़नी पड़ी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो कॉलोनाइज़िंग पावर होती है, उसे आसानी हो जाती है कि जिसे उसने कॉलोनी बनाया है, वहाँ के लोग भी ना वही भाषा को पढ़ें, है ना? उसी में कम्युनिकेशन हो। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है लिखने को, तो हेजेमनी और ये शोविनिज़्म याद रखना है आपको, और किस तरीके से यूज़ हुआ है, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया। फिर अगली थीम देखो, इम्पैक्ट ऑफ वॉर। वॉर से क्या होता है कि लोग इस तरीके से अपने कल्चर को दूसरे मतलब दे हैव टू गिव इन पैट्रियोटिज़्म और नेशनलिज़्म थ्रू आउट द स्टोरी। हम देखते हैं कि मिस्टर जो हैमिल हैं या एम हैमिल हैं, वो किस तरीके से अपने जो भाषा है उसे ग्लोरीफाई करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम अगर अपने नेशन से प्यार करें, अपनी भाषा से प्यार करें, तो किस तरीके से हम किसी भी फॉरेन पावर को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल में वो आग रहेगी फ्रीडम पाने की, जैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ था, बिकॉज़ वी लव्ड अवर लैंग्वेज, तो हमने रिटेलिएट करा, ठीक है? तो इस तरीके से जो स्टोरी हमारी ख़त्म होती है लास्ट लेसन के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे